साथियों नमस्कार। साथियों, हाल ही में अलेक्जेंडर दुगिन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर चिंताएं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया के अंदर अब यह विचार किया जा रहा है कि ये युद्ध कब समाप्त होगा और किस रूप में समाप्त होगा और इसके क्या परिणाम होंगे। साथियों, अलेक्जेंडर दुगिन ने क्या स्टेटमेंट दी है उस पर जाने से पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हालांकि अलेक्जेंडर दुगिन है कौन। साथियों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वह जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग होता है। लेकिन पुतिन का ब्रेन अलेक्जेंडर दुगिन को बताना ये अपने आप में कहीं ना कहीं अधूरी बात है, क्योंकि साथियों जिस तरीके से अलेक्जेंडर दुगिन द्वारा लिखी हुई किताबों को रूस के अंदर उनकी सेना के सीनियर अधिकारी और सिक्योरिटी एजेंसीज के सीनियर अधिकारी एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं, तो सही मायने में जियोपॉलिटिकली और मिलिट्रली जो भी कार्रवाई रूस करता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और सेना के पटल पर, वह कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग होता है। उन्होंने फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स नाम से एक किताब लिखी 1997 में। जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी घटनाक्रम रूस यूक्रेन युद्ध में चल रहा है वो सीधे सीधे अलेक्जेंडर दुगिन ने उस किताब में उसका व्याख्यान किया है कि रूस आगे चलकर क्या क्या करेगा। और उसमें सीधे तौर पर यह भी बताया गया है किताब के माध्यम से अलेक्जेंडर दुगिन द्वारा कि किस देश के साथ भविष्य में रूस के संबंध कैसे होंगे। और रूस भी अपने आप में एक चीन की तरह विस्तारवादी सोच का देश है, और जो सोवियत संघ होता था फिर से सोवियत संघ को बनाने की दिशा में रूस बढ़ना चाहता है। ऐसी एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा कहीं ना कहीं उस किताब के माध्यम से दिखाई जाती है और उसमें बताई जाती है, और उसी राह पर कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध भी हुआ है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के पीछे कई पैमानों पर आर्थिक मसले भी हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन रूस के नज़रिए से जब आप इन युद्ध को देखेंगे तो यह एक मुख्य पक्ष होता है। साथियों, इस युद्ध के बीच में कई तरह के एनालिसिस किए जाते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से इसमें हथियारों को बेचकर व्यापार बढ़ाया, हथियारों के कंपनियों ने किस तरीके से मुनाफा कमाया, उसमें कोई शंका नहीं, वह एक पक्ष है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ रूस के हिसाब से और अलेक्जेंडर दुगिन क्या है उस हिसाब से रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, अलेक्जेंडर दुगिन कहीं ना कहीं रूस के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं और सुरक्षा के विषय को लेकर जो गतिविधियां हैं, उसमें जितना भी ब्रेन एक तरीके से यूज होता है वो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर दुगिन की किताबों पर ही आधारित होता है। इसीलिए अलेक्जेंडर दुगिन को ये मानना कि वह पुतिन का ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं उनके स्टैचर को जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि भविष्य के अंदर अगर रूस के अंदर जब राष्ट्रपति बदल जाएंगे, कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर दुगिन की विचारधारा, उनकी किताबों, उनके रेलेवेंस फिर भी यथावत बनी रहेगी। इसलिए फॉरेन पॉलिसी के मामले में और सुरक्षा के मामले में अलेक्जेंडर दुगिन एक फाउंडेशनल व्यक्ति हैं। यही कारण था कि 3 महीने पहले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिना का एक कार ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। उसके बाद से कार ब्लास्ट को लेकर के पुतिन के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, इस तरह की भी न्यूज़ सामने आने लगी थी। तो साथियों, ये मोटे तौर पर था कि अलेक्जेंडर दुगिन कौन है। अब इस बात पर आते हैं कि हाल ही में अलेक्जेंडर दुगिन ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है। एक प्रेस वार्ता के अंदर उनसे पूछा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य आप कैसे देखते हैं, ये युद्ध कब खत्म होगा। तो अलेक्जेंडर दुगिन ने सीधे तौर पर यह कहा कि या तो यह युद्ध रूस जीतेगा या पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। साथियों, लगभग पिछले 10 महीने से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध आज के समय में पूरी दुनिया के लिए एक आर्थिक चुनौती तो बना ही हुआ है, साथ ही साथ इस आर्थिक चुनौती के साथ साथ जिस तरीके से खाद्य संकट की दिशा में अब पूरा यूरोप बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है और उसकी चपेट में पूरी दुनिया आने की स्थिति में हो जाएगी, उसके चलते एक बड़ा संकट भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ कॉरपोरेट हाउसेज इस दौर के बीच में भी इस वॉर के ऊपर ही व्यापार कर रहे हैं, और उसमें मुख्यतः अमेरिका की जितनी भी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वह हैं। लॉकहेड रॉकहम जैसी कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स की जो कीमत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है इस युद्ध के बाद से। और आज के समय में भी बहुत सी अमेरिका की
हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास लगभग $1.5 बिलियन के ऑर्डर्स आ चुके हैं। यानी कि युद्ध कर कर, हथियार बेचकर व्यापार का जो खेल हो रहा है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और इसी बीच 10 महीने से अधिक होने वाले इस युद्ध को चलते हुए, उस बीच में अलेक्जेंडर दुगिन का ये स्टेटमेंट देना कि इस युद्ध को या तो हम जीतेंगे ही या फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर शांति को कहीं ना कहीं भंग करने की स्थिति अब हमें नज़र आ रही है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक रिसेशन, आर्थिक मंदी की स्थिति बन रही है, उस बीच के अंदर अगर इस तरह के तनाव और कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं तो ये वाकई ही पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर बाज़ारवादी व्यवस्था ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व बनाया है, वो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनकी स्थिति को उन्हें पूरी दुनिया में ऐसा कर दिया है कि वह अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। जिस तरीके से बाज़ारवादी तंत्र ने रिसोर्सेज का और वेल्थ का एक्यूमुलेशन किया है, एक कुछ हाथों में तक सीमित कर दिया है, हर चीज़ व्यापार की दृष्टि से अब देखे जाने लगी है। इसलिए उस दौर में ऐसी स्टेटमेंट आना अपने आप में चिंता का विषय है। और जिस तरीके से युद्ध को व्यापार के रूप में देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों की हानि का व्यापार ही हो रहा है। ऐसे में हमें इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जो ये युद्ध है वो जल्द से जल्द रुके और कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच कुछ सीज़ फायर जैसी स्थिति बने। क्योंकि अभी लगातार वहाँ पर जान जा रही है और लगातार पूरी दुनिया के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, या तो न्यूक्लियर युद्ध का या फिर बायो वेपन का। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।